बच्चों, आइए अब देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। इसके पूर्व आपने स्वर संधि पढ़े थे। स्वर संधि में अ, आ, इ, उ, री, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। इन स्वर वर्णों के साथ इन्हीं स्वर वर्णों का पुनः मेल होता है, तो जो परिवर्तन होता है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। व्यंजन संधि में व्यंजन वर्ण के साथ जिस भी स्वर या व्यंजन वर्ण का मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसी से यह सुनिश्चित होता है कि यह स्वर संधि है या व्यंजन संधि। जैसे कि उदाहरण में स्पष्ट है, दिक् अम्बरम, दिक् अम्बरम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क है। क है, उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है, स्वर के बिना है, अर्थात वो पूर्ण रूपेण व्यंजन है। तो उसके साथ अ मिल रहा है, तो प्रथम वर्ण क व्यंजन के साथ अ मिलकर क जो है वो ग बन गया और बना दिगंबरम। अर्थात यहाँ पर व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल हुआ है, इसलिए यह व्यंजन संधि हुआ। व्यंजन संधि के कुछ प्रकार हैं, जशत्व संधि, अनुस्वार संधि, श्चुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, अणत्व संधि, परस्वर्ण संधि, छत्व संधि और तुकागम संधि। तो इसमें से कुछ संधि के नियमों को हम आज पढ़ेंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। प्रथम संधि जशत्व संधि। जशत्व संधि के अंतर्गत पूर्व पद का अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प, क, च, ट, त, प, अर्थात ये जो 5 वर्ग होते हैं व्यंजन के, स्पर्श व्यंजन के, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनका जो प्रथम वर्ण है वो है क, च, ट, त, प, जिनके नाम से उस स्पर्श वर्ग का निर्धारण होता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये क, च, ट, त, प अर्थात वर्गों के प्रथम वर्ण तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि किसी वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण के साथ, कहने का तात्पर्य इसमें पहला कंडीशन है कि प्रथम शब्द के अंत में क, च, ट, त, प इनमें से कोई वर्ण हो, स्पर्श व्यंजन का कोई वर्ण, प्रथम वर्ण हो कोई भी, क, च, ट, त, प में से कोई, उसके साथ ये हो गया पहला कंडीशन, पूर्व प्रथम अंतिम वर्ण क, च, ट, त, प हो। और उत्तर पद जिस शब्द के साथ जुड़ता है संधि उसे कहते हैं उत्तर पद। और जो पहला पद होता है, पहला शब्द होता है, वो कहते हैं पूर्व पद। तो प्रथम पद के पूर्व पद के अंत में क, च, ट, त, प हो तथा उत्तर पद का प्रथम वर्ण यदि किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो, अर्थात उसके साथ जो जुड़ रहा है जो शब्द, वो शब्द का प्रथम वर्ण यदि तीसरा चौथा वर्ण हो, तो तीसरा चौथा वर्ण क्या होगा? क वर्ग का तीसरा वर्ण ग, चौथा घ, च वर्ग का ज, झ, ट वर्ग का ड, ढ, त वर्ग का द, ध, प वर्ग का ब, भ। ठीक है। कहने का तात्पर्य प्रथम वर्ण के साथ कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण मिलता है या कोई स्वर मिलता है, कोई भी तीसरा चौथा वर्ण ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध
या यरलवः या यरलवः या कोई स्वर मिलता है क च ट त प के साथ ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ द ध ब भ एक तीसरा चौथा वर्ण मिलता है या यरलवः मिलता है या कोई स्वर मिलता है तो ये जो पहला वर्ण था जिसके साथ ये मिल रहा है तीसरा चौथा वर्ण या यरलवः या स्वर, तो वो जो प्रथम वर्ण था वो उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे यहाँ पे वाक ईशा, वाक ईशा, वाक ईशा हम देखते हैं कि प्रथम वर्ण है क है क वर्ग का प्रथम वर्ण और उसके साथ मिल रहा है स्वर, तो क के साथ स्वर मिल रहा है, तो क के साथ स्वर मिलने के कारण नियम का पालन हो रहा है। तो क के साथ स्वर मिलने के कारण क का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क का तीसरा क्या है? क ख ग, क का ग बन गया और ग के साथ जब ई मिलेगा तो बन जाएगा गीश, तो हुआ वागीश। उसी प्रकार अच अंतम, अच अंतम में देख रहे हैं प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण है च, पूर्व पद का वर्ण है च और उत्तम पद के प्रथम में वर्ण है अ, तो मतलब कि च अर्थात च वर्ग का प्रथम वर्ण च के साथ स्वर अ जुड़ रहा है, तो प्रथम वर्ण के साथ स्वर जुड़ने के कारण प्रथम वर्ण तीसरे वर्ण बदल जाएगा। तो च का तीसरा क्या है? च छ ज, तो यह हो गया अजंतम, अच अंतम अजंतम। च आधा था तो ज भी आधा होगा, लेकिन ज के साथ अ रहने के कारण ज पूरा होकर बन गया अजंतम। अगला सत आचार, सत आचार, यहाँ पे प्रथम शब्द का वर्ण है त और उसके साथ जुड़ रहा है आ, मतलब प्रथम वर्ण त के साथ आ जुड़ रहा है, आ स्वर जुड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में त अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, तो त का तीसरा वर्ण त थ द हुआ और द के साथ आ मिलकर बना दा, तो हुआ सदाचारः, सदाचारः। अगला दिक् ईशः, दिक् ईशः, यहाँ हम देख रहे हैं प्रथम वर्ण है क के साथ स्वर ई, तो प्रथम वर्ण के साथ स्वर मिलने से क का तीसरा हो गया ग, तो बना दिगीशा, तो क का ग हुआ, ग के साथ बड़ी स्वर होने का, तो ग बड़ी की मात्रा हो गई गी श, दिगीशा, दिगीशा, दिगीशा। षट आननम, षट आननम, यहाँ पे है ट, ये भी है प्रथम वर्ण, ट के साथ मिल रहा है आ, तो आ मिलने के कारण ट का ड हो गया तीसरा वर्ण और ड के साथ आ मिलके हुआ डा, तो बना षट आननम, षडाननम। अगला सुप अंतः, सुप अंतः, यहाँ हम देख रहे हैं प है प्रथम वर्ण, प के साथ स्वर है, तो प के साथ स्वर होने के कारण प का तीसरा ब हो गया, तो बना सुबंतः, सुप अंतः सुबंतः। उसी प्रकार अगला वाक जालम, यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रथम वर्ण है क, इसके साथ जुड़ रहा है ज, तो नियम था कि प्रथम वर्ण के साथ कोई भी स्वर जुड़ता है या तीसरा चौथा वर्ण जुड़ता है या यरलवा जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा वर्ण जुड़ रहा है, भले ही च वर्ग का तीसरा हो लेकिन जुड़ तो रहा है तीसरा वर्ण, ठीक है। तो प्रथम वर्ण के साथ तीसरा वर्ण जुड़ने के कारण प्रथम वर्ण का तीसरा हो जाएगा, तो प्रथम वर्ण क का तीसरा क्या है? क ख ग, तो क के स्थान पर उसका रूप बदल के ग हो जाएगा, तो बना वाग जालम। चूँकि क के बाद स्वर नहीं है, ज फिर से है, इसीलिए ग आधा हो गया, तो बना वाग जालम। अगला जगत ईशा, जगत ईशा में हम देख रहे हैं प्रथम वर्ण है त
त के साथ मिल रहा है ई स्वर, प्रथम वर्ण के साथ स्वर मिलेगा त का, त द हो गया तो बना जगदीश। अगला अपजम, यहाँ पे प्रथम वर्ण है प के साथ मिलता है ज अर्थात तीसरा वर्ण, तो प के साथ प्रथम वर्ण के साथ तीसरा वर्ण जोड़ने के कारण बना प फ ब, तो ये हो गया है, तो ये हो गया अपजम। तो अप के साथ जम मिलकर बना अपजम। इस प्रकार हमने देखा प्रथम वर्ण के साथ तीसरा वर्ण जुड़ता है तो जो जिसके साथ जुड़ रहा है प्रथम वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो प का तीसरा ब हुआ, तो प अपजम। तो ये था व्यंजन संधि का प्रथम नियम। अब इसके बाद देखते हैं इसके अगला नियम। अगला नियम अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि में पद के अंत में हलंत म के बाद कोई भी व्यंजन आता है, पद के अंत में हलंत म के बाद अर्थात पद के अंत में म आता है हलंत के साथ, म हलंत के साथ आता है, उसके बाद कोई भी व्यंजन आता है तो म नहीं रहता, उसका अनुस्वार हो जाता है। तो अनुस्वार हो जाएगा तो ऊपर बिंदु आ जाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं उदाहरण में रामम कथयति, रामम कथयति में म है, अंत में हलंत म हलंत है, उसके साथ व्यंजन क है, तो म हलंत के बाद व्यंजन क आने के कारण म हटकर अनुस्वार हो गया, तो राम के ऊपर बिंदु लग के रामम कथयति हो गया। इस प्रकार अगला उदाहरण अन्नम खादति। अन्नम खादति में हम देख रहे हैं प्रथम वर्ण के अंत में म है, म के साथ फिर से स्वर है, व्यंजन है ख, म के साथ ख मिलने के कारण अन्नम का जो म था वो म अनुस्वार में बदल गया और बना अन्नम खादति। इसके उच्चारण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस अंतर यह है कि जो म पदांत है, म व्यंजन पदांत है, वो पदांत अनुस्वार हो जाएगा। अगला कार्यम चालयति। कार्यम चालयति में देख रहे हैं प्रथम वर्ण के अंत में म है, म के साथ व्यंजन आ रहा है, तो म के साथ व्यंजन आने के कारण म का अनुस्वार हो गया, तो बना कार्यम चालयति। इस प्रकार अगला उदाहरण परिश्रमम करोति। परिश्रमम करोति में पुनः परिश्रमम में म है, उसके साथ व्यंजन आ रहा है क, तो म के साथ व्यंजन क आने का म का अनुस्वार हो गया, बना परिश्रमम करोति। भोजनम भक्ष्यति, भोजनम में म है, म के साथ व्यंजन क्ष, इसी कारण भोजनम का अनुस्वार हो गया, भोजनम भक्ष्यति। तो ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला संधि है परसवर्ण संधि। इसका नियम अनुस्वार के बाद जो भी वर्गीय परसवर्ण होता है, परसवर्ण का तात्पर्य है कि उसी वर्ग का वर्ण, तो अनुस्वार के बाद जो भी परसवर्ण होता है अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के बाद जो भी परसवर्ण होता है अनुस्वार के स्थान पे उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, या अनुस्वार ही रहता है। यदि अनुस्वार के बाद अवर्गीय वर्ण होता है तो अनुस्वार वैसे ही रहता है।
दो कंडीशन है। अनुस्वार के बाद कहने का तात्पर्य है कि इसके अंत में अनुस्वार होना चाहिए। उस अनुस्वार के बाद वर्गीय व्यंजन है, मतलब वर्गीय मतलब क से लेकर प तक के जो वर्ग हैं उनके बीच का कोई व्यंजन है तो अनुस्वार के स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो जो वर्ग जो जुड़ रहा है शब्द, उस शब्द का जो वर्गीय व्यंजन आ रहा है उसका पांचवा हो जाता है। जैसे पापी नाम च, उदाहरण में देख रहे हैं पापी नाम च। यहाँ हम देख रहे हैं कि पापी नाम में अनुस्वार है, इसके साथ च जुड़ रहा है। च जुड़ा है, यहाँ विसर्ग नहीं है, च के साथ विसर्ग कभी नहीं लगता है। तो पापी नाम च में अनुस्वार है अंत में और उसके साथ च जुड़ रहा है। तो वर्गीय व्यंजन है च, क्योंकि च वर्ग स्पर्श वर्ण है च, इसलिए ये जो जुड़ रहा है च का पंचम वर्ण हो जाता है अनुस्वार की जगह पे। तो पापी ना अनुस्वार की जगह पे च च च च या च, पापी नाम च। शत्रुम जयति, शत्रुम जयति में अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद ज आ रहा है, मतलब स्पर्श व्यंजन आ रहा है। तो जो स्पर्श व्यंजन आ रहा है उसका पांचवा वर्ण च छ ज ज या। शत्रुम जयति, शत्रुन जयति। तृणम ज्वलति, तृणम में अनुस्वार है, उसके साथ ज्वलति, ज्वलति मतलब ज फिर से स्पर्श व्यंजन, तो ज का पांचवा च छ ज ज या। तो तृणम ज्वलति हो गया, यहाँ हो गया। धनम ददाति, यहाँ पे अनुस्वार है धनम, उसके बाद ददाति, ददाति का द होने का स्पर्श व्यंजन होने का द का पांचवा वर्ण तथा द ध न, तो बना धनन ददाति। उसी प्रकार वृक्षम परितः, वृक्षम परितः में वृक्षम में अनुस्वार है, उसके साथ परितः का प स्पर्श व्यंजन होने के कारण प का पांचवा प फ ब भ म, तो बना वृक्षम परितः। सायंकाल, सायं में अनुस्वार है, उसके बाद क स्पर्श व्यंजन जुड़ रहा है, तो क का पांचवा क ख ग घ अंग, तो यह सायंकाल। कथम चन, अनुस्वार थ में, उसके बाद फिर से च स्पर्श व्यंजन, तो च छ ज झ यहाँ हो गया। तृणम चरति, फिर से अनुस्वार, उसके बाद च स्पर्श व्यंजन होने से च छ ज झ यहाँ हो गया, तो बना तृणम चरति। तो इस प्रकार पांचवा वर्ण हो जाता है उस वर्ण का जो कि जुड़ रहा है, यदि वो स्पर्श व्यंजन है तो। अपदांत अनुस्वार, अब लेकिन जो शब्द है वो अपदांत हो, तो अपदांत होने की स्थिति में वो अपने मूल स्वरूप में होगा। यहाँ पे देखिए संचिता, संचिता में देखिए अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद च आने के कारण च छ ज झ यहाँ हो गया संचिता। अंकिता में अंकिता में उसी प्रकार अनुस्वार के बाद क आने के कारण क ख ग घ अंग हो गया अंकिता। चंचला में अनुस्वार के बाद च आने के कारण च छ ज झ यहाँ हो गया चंचला। असम जया में अनुस्वार के बाद स्पर्श ज होने के कारण च छ ज झ यहाँ हो गया। परंतु पाठम पठती में हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग शब्द हैं, पाठम अलग है और पठती अलग है। तो इसको आप दोनों प्रकार से करेंगे, दोनों सही है। इसको या तो आप पाठम प का पांचवा प फ ब भ म कर दीजिए पाठम पठती, या अपदांत होने के कारण इसको आप मूल स्वरूप में रखिए पाठम पठती बिना कोई परिवर्तन के, वो भी सही है। कार्यम करोति में या तो उसको क ख ग घ अंग कर देंगे कायम करोति, या चूँकि करोति अलग अलग क्रिया है इसीलिए इसको
उसी स्वरूप में रखें। कार्यम करोति, नगरम गच्छति या तो नगरं गच्छति अंग, या फिर स्वर होने के कारण उसको उसी मूल स्वरूप में रखें, नगरम गच्छति। तो मुझे आशा है कि ये सारे नियम, तीनों नियम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। व्यंजन के का अगला नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। नमस्कार।